हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम वर्क एनर्जी पावर को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम इसमें स्पेसिफिकली वर्क डन पे बात करेंगे। देखो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। एक तो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी बना सकते हो। वेरिएबल फोर्स में भी टाइम के साथ वेरी कर रहे हो, कोऑर्डिनेट्स के साथ वेरी कर रहे हो, डायरेक्शन के साथ वेरी कर रहे हो, ग्राफ दिया हुआ है फोर्स का, अलग अलग सेटअप्स हैं, अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे, उनका वर्क डन कैसे निकालोगे, वो सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और पिछले 5-6 सालों में जितने PYQs आए हैं इस टॉपिक से, वो सब आपको करा रहे होंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा। कंप्लीट लर्निंग के लिए टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे और आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा सारे PYQs इस चैप्टर के। तो आइए बच्चों, मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले वर्क डन में वर्क हम कब डिफाइन करेंगे? जब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला है F.S। ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, कांस्टेंट फोर्स का है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा। डायरेक्ट जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो बेटा आपका जो आएगा वो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन आएंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए, फिर फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। अब ए डॉट बी क्या होता है बेटा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान से सुनिए, ये थीटा अगर एक्यूट है तो बताइए वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? थीटा 90 डिग्री है तो बताइए वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? और थीटा ऑब्ट्यूज है बेटा, तो बताइए वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए, थीटा एक्यूट है तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो, वर्क डन आ जाएगा जीरो। यानी परपेंडिकुलर फोर्स है अगर डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क डन जीरो होगा। और अगर थीटा ऑप्टिव से बेटा तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्क डन हमेशा साइन के साथ आपको बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऐसा यूनिट बेटा इसका जूल है। अब अलग अलग केसेस ऑफ वर्क डन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है बेटा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 F इंटू एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो माइनस एफ एस, परपेंडिकुलर है तो जीरो। और देखिए कंपोनेंट लेके आप कैसे कर रहे होंगे। सोचो बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आपको दिए हैं। यस, तो अब देखिए आप फोर्स के कंपोनेंट लेके भी कर सकते थे। फोर्स का जब हम कंपोनेंट लेंगे तो इस तरीके से फोर्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एफ साइन थीटा का डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है तो एफ साइन थीटा का वर्क डन जीरो होगा। सिर्फ एफ कॉस थीटा का होगा तो वर्क डन आ गया यहाँ पे एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स बेटा इस तरीके से हो और ये एंगल आपको थीटा दिया हो, अब बताइए, अब सिमिलर तरीके से आप देखोगे तो कंपोनेंट इस तरफ आएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस और एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर, उसका वर्क डन जीरो। तो वर्क डन यहाँ पे माइनस एफ कॉस थीटा इंटू एस नेगेटिव। तो कंपोनेंट लेके भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं और वेरिएबल फोर्स के वर्क डन की बात करूं तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वर्क डन आपको हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन बच्चे ना डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी एस एफ डॉट एस कर देते हैं, फिर अटक जाते हैं, फिर गलतियां करते हैं, जबरदस्ती आंसर लाने के कारण वैल्यू पुट करके गलत सलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीग्रेशन से बताना। ठीक है, अब ये ds क्या है बेटा? ds आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x में
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट z में। समझ गए बेटा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ में कैसे बताओगे? इंटीग्रेशन का मतलब, ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। यानी अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ का एरिया आपको देगा बेटा वर्क डन। ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर है ग्राफ तो एरिया पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ग्राफ इधर है एक्स एक्सिस के नीचे तो एरिया नेगेटिव काउंट करते हैं, वर्क डन नेगेटिव आप बताएंगे। आइए अब स्पेसिफिक फोर्सेस का वर्क डन, सबसे पहले देखो ग्रेविटी के वर्क डन पे बात करते हैं। अब बताओ मेरे को ग्रेविटी का फोर्स कैसे लिखोगे आप? ग्रेविटी का फोर्स हम लिखते हैं वेक्टर में माइनस जे कैप में। माइनस जे कैप में नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जब तक नहीं दिया हो तो यही हमारा स्टैंडर्ड है, और नीचे माइनस जे कैप। तो इसलिए मैं ग्रेविटी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोचो अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप है। अब सबसे पहले आप सोचो कि कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे वर्क डन देखो आ जाएगा, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट तो बेटा 0 है। यस, तो आई का जे से 0 हो जाएगा, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट होगा तो माइनस एम जी इंटू वाई। दैट्स इट बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब mg के वर्क डन के लिए आपको बस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन देखना है। दैट्स इट। कई बार इसे आप हाइट बोल देते हो तो mg इंटू हाइट का चेंज। दैट्स इट। अब सुनो, अगर mg को देखो तो नीचे है, अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ तो आप वर्क डन पॉजिटिव बोलोगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर आपका वर्क डन ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका बेसिक केसेस हम कर लेते हैं फटाफट से। सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसका जो केस है वो है आपका सिंपल पेंडुलम वाला केस। सिंपल पेंडुलम वाला केस कई बार आता है तो वो हमें आना चाहिए। मान लीजिए ये m मास है, ग्रेविटी है नीचे, और इस पार्टिकल को आपने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके गए। अब आपसे पूछा है वर्क डन बताइए, तो बच्चे को याद होना चाहिए कि वर्क डन की वैल्यू है mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेटा वर्क डन की वैल्यू है। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओ, ऊपर जाओगे तो वर्क डन नेगेटिव, नीचे आओगे तो वर्क डन पॉजिटिव। समझ गए? आओ इसको डिराइव कर लेते हैं। ये पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी? L। ये पूरी लेंथ कितनी है सर? L। यहां से ऐसे ट्रायंगल बनाइए, L का इधर कंपोनेंट, ये वाली लेंथ ट्रायंगल में आ जाएगी L cos थीटा, और ये है हाइट h। मेरे को तो सिर्फ y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट से मतलब है mg के लिए बस। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखोगे, L इक्वल टू L cos थीटा प्लस h। तो h देखिए क्या आ गया, L माइनस L cos थीटा। ये बेटा आपको याद रखनी है हाइट, है ना, सिंपल पेंडुलम में सिंपल। अब mg नीचे a से b जा रहे हो तो a से b आपका ऊपर की तरफ आप गए तो आपका वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अगर आप b से a आ रहे होते तो वर्क डन तब आपका हो जाता पॉजिटिव। समझ गए बेटा? यस। चलो आगे चलते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे बात कर लेते हैं mg के वर्क डन की। देखिए इंक्लाइन प्लेन पे अगर इंक्लाइन की लेंथ दी हो और आपका पार्टिकल ऐसे चल के आ रहा है तो mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या होता है वो याद होना चाहिए सब बच्चों को, अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा। तो इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो वर्क डन बच्चे कह देंगे जल्दी से mg साइन थीटा इंटू एल। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इंक्लाइन की लेंथ ना देके हाइट दी होती तो बताइए, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो बताइए, तो आप सिंपली बोलते कि मेरे को तो y डायरेक्शन की हाइट से मतलब है, ऊपर से नीचे y डायरेक्शन में, इधर से इधर आया लेकिन y कोऑर्डिनेट में, यही तो चेंज है। तो mg इंटू एच डायरेक्ट आ गया आपका वर्क डन, है ना। तो mg के लिए सिर्फ y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखिए
जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है तो देखिए फ्रिक्शन जो है अपोज करता है हमेशा रिलेटिव मोशन को, ठीक है। अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन सिस्टम पे हमेशा एक ब्लॉक पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक, अब मानिए ए से बी तक आप जा रहे थे, सोचिएगा तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट आगे था तो फ्रिक्शन कैसा, पीछे की तरफ होगा, तो वर्क डन आप क्या बोलेंगे, माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, इस तरीके से। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, अब वापस आओ आप बी से ए, जब आप बी से ए वापस आओगे तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ लेकिन फ्रिक्शन अब अपोज करेगा आपको फिर से, है ना। फ्रिक्शन जब अपोज कर रहा है तो फिर से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब आप मेरे को बताओ ए से बी गए फिर वापस बी से ए आए तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए क्या हो गया, तो हो गया -2 इंटू फ्रिक्शन इंटू एस, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, है ना। तो आप जहां शुरू हुए वहीं आ गए वापस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 नहीं है। यही हम आगे जाके पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन पाथ होता है, वर्क डन -2 इंटू फ्रिक्शन आ जा रहा है। और सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं और अलग अलग प्रकार के फोर्सेस पे बात करते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पे बात करते हैं। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स अपने आप में एक वेरिएबल फोर्स है kx, तो इसका वर्क डन आप डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा kx² 2, यस, यानी हाफ kx² आप कह सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी बारीकियां हैं, ध्यान रखिएगा क्या क्या बारीकियां हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये आपकी नेचुरल पोजीशन है, इसको खींचोगे ये आपकी इलोंगेटेड पोजीशन है, कंप्रेस करोगे ये आपकी कंप्रेस्ड पोजीशन है। अब जो स्प्रिंग का फोर्स है वो हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ लगता है, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ लगता है, याद रखना। तो अगर आप नेचुरल से दूर जाओगे, नेचुरल से इलोंगेट या नेचुरल से कंप्रेस, तो इन दोनों केसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा -12 kx², नेगेटिव। क्यों, देखो आप नेचुरल से इलोंगेटेड पोजीशन तक गए तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन फोर्स तो हमेशा नेचुरल की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स, तो आप देखिए अपोजिट हो गए इसीलिए माइनस। लेकिन अगर इलोंगेटेड पोजीशन से नेचुरल पोजीशन की तरफ आ रहे हो या फिर कंप्रेस्ड से नेचुरल की तरफ आ रहे हो, तो नेचुरल की तरफ ही आ रहे हो तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा +12 kx²। समझ गए। तो ये डिटेल में, और हम पोटेंशियल एनर्जी भी बात करेंगे अगले लेक्चर में, हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे होगी, ये सब आने वाले लेक्चर्स में आपको सीखेंगे। अभी के लिए आप ये पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन, देखो मैं आपको दो सिंपल चीजें बताता हूँ। अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन एफबीडी में बनाया जाए तो ऊपर होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है परपेंडिकुलर, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया। सोचो आपका रास्ता कर्व्ड है या फिर इंक्लाइन प्लेन है, तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। यहाँ पे जब कर्व्ड पाथ होता है तो हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बना के सोचते हैं, तो यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट के अलोंग होगा, तो नॉर्मल और टेंजेंट का डॉट प्रोडक्ट 0, वर्क डन 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का वर्क डन कब आएगा, जब सोचो आपकी जमीन ही चलने लग जाए, जिस जमीन से नॉर्मल आ रहा है वो जमीन ही चल रही है। जैसे ये देखिए आपकी लिफ्ट एक्सिलरेट हो रही है ऊपर की तरफ, m मास का डब्बा रखा है, अब आपसे पूछा है t टाइम में नॉर्मल का वर्क डन बताइए, तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t, एक्सिलरेशन a, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सबसे पहले वो बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट ut + ½ at² से ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की तरफ। अब एफबीडी बनाइए, तो नॉर्मल ऊपर
mg नीचे एक्सेलरेशन ब्लॉक का लिफ्ट के साथ ही जाएगा, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही इस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन बनेगी इस प्रकार से, तो नॉर्मल देखिए आ जाएगा mg प्लस ma। अब देखिए नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन यहाँ पॉजिटिव हो गया और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ जाएगा नॉर्मल का फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये आंसर आ गया, समझ गए। तो जब जिस जमीन पे हो वो जमीन ही साथ में चल रही है तो नॉर्मल का वर्क डन यहाँ जरूर आपको देखने को मिलता है। चलिए अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले हम कुछ सवालों का सिलसिला चालू करते हैं और फटाफट से आपको दिखाएं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं मेंस में लेटेस्ट ईयर्स में। तो ये देखिए 2024 में 9 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। यहां पे देखिए स्पीड आपको दी गई है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। स्पीड से क्या समझ में आ रहा है, x का फंक्शन है, इससे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर मैं फोर्स निकाल लूंगा, फिर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लूंगा, इस तरीके से वर्क डन में निकालूंगा। पता भी करना है कि कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स हुआ तो डॉट प्रोडक्ट, वेरिएबल फोर्स हुआ तो इंटीग्रेशन। ये मेरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो हमें याद होना चाहिए, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये होता है, ये याद होना चाहिए बच्चों। ये आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से फटाफट प्रूफ करना। अब देखिए इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dx आपको मिलेगा अल्फा/2 रूट एक्स। अब एक्सीलरेशन क्या है बेटा, v इंटू dv/dx। टाइम का फंक्शन होता तो dv/dt लिखते हैं, ये x का फंक्शन तो v dv/dx। जल्दी से v की वैल्यू रखो, dv/dx की वैल्यू रखो फटाफट, और देखो यहां पे रूट एक्स तो कट गया, यानी एक्सिलरेशन आ गया α²/2, कांस्टेंट एक्सिलरेशन आया। तो फोर्स आ गया मास इनटू एक्सिलरेशन, यानी फोर्स आ गया m α²/2। कांस्टेंट फोर्स आया है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सिलरेशन। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट बच्चों। अब क्या बोला है आपको, 0 से d तक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट d हो गया, तो वर्क डन आ गया m α²/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट d। दैट्स इट बच्चों। चलो अगर यहीं पे पूछता टाइम t में कि t टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है और फिर वर्क डन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते, u 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता और फिर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल लेते, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए अगला सवाल यहां पे बोल रहा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताइए। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे। तो आइए इंक्लाइन प्लेन में आप ऊपर लेके जा रहे हो, इस डायग्राम में mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होता है, नॉर्मल के अपोजिट mg cos थीटा होता है। इस डायग्राम में फोर्स अलोंग द इंक्लाइन लगाया है, तो ये फोर्स इधर दिखा देते हैं, ठीक है, और ये ऊपर लेके जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये FBD हो गया। बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल सबसे पहले आएगा mg cos थीटा, वैल्यू दी है क्या, मास दिया है mg cos 60, तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा आ गया 5, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू दिया है क्या बेटा, म्यू दिया है, म्यू दिया है, म्यू दिया है डायग्राम में 0.1 इंटू 5, तो फ्रिक्शन आ गया 0.5, ये फ्रिक्शन आ गया। अब देखिए फ्रिक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो माइनस 0.5 इंटू 10, ये आ गया बेटा -5। बेसिक कैलकुलेशन पे सवाल है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन -5 है ना, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा +5, ये बेटा आप ध्यान रखना, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछता तो ग्रेविटी का वर्क डन निकाल के उसका नेगेटिव हम यहाँ पे करते। आइए अगला सवाल, अब देखिए वेरिएबल फोर्स है, फंक्शन ऑफ द फोर्स दिया है, सिंपली इसे हम इंटीग्रेट करेंगे,
लिमिट्स लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूरा एक्स एक्सिस में तो बस dx के साथ इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन 3x² का इंटीग्रेशन x³ 3, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस 5dx बचेगा, dx 5dx का इंटीग्रेशन x। बस ये आपका आंसर है। लिमिट कहां से क्या लगानी, 2 से 4। दैट्स इट बच्चों, हो गया सवाल। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए ये कितना हो गया, 4 4 16, 16 4 64 माइनस 8, 16 माइनस 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, देखिए 56 प्लस 12 माइनस 10। एम आई राइट बच्चों? तो देखिए कितना हो गया, 56 प्लस 12 68 माइनस 10। ये आंसर आपको मिल रहा है 58 जूल। एम आई राइट बच्चों? यस। अगला सवाल देखिए आपके सामने। अच्छा, यहां पे सर x में ही था, अगर y z भी होता तो देखिए फोर्स यहां पे होता अगर इस प्रकार से, सपोज फोर्स इस तरीके से आपको दिया होता, हर एक कोऑर्डिनेट का अलग अलग है ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते, ये आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, f डॉट ds करते हैं बेटा हम, तो ये देखिए i का i से डॉट प्रोडक्ट, j का j से डॉट प्रोडक्ट और k का k से डॉट प्रोडक्ट। देख पा रहे बेटा? ये देखिए, इसको आप इंटीग्रेट करते, तो ये देखिए अब इसका इंटीग्रेशन यहां पे x² 2 प्लस y³ 3 प्लस z की पावर 4/4। यस, अब इसमें जब लिमिट लगाओगे ना तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट की लिमिट होगी, x का इनिशियल से x का फाइनल। इस पे जब लिमिट लगाओगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट की लिमिट होगी, y का इनिशियल y का फाइनल। इस पे जब लिमिट लगाएंगे तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट की लिमिट होगी, z का इनिशियल और z का फाइनल। दैट्स इट बच्चों, बस यही होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना और रिस्पेक्टिव लिमिट्स अच्छे से लगाना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए, फोर्स आपको वेक्टर दिया है कांस्टेंट और इनिशियल और फाइनल आपको यहाँ पे पोजीशंस दी हैं। अब आपको वर्क डन पूछा है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल फटाफट से निकालेंगे। एक छोटे पार्टिकल को यहां से मूव्स टू पोजीशन, मतलब ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, मूव्स टू पोजीशन मतलब यहां पहुंचा दी, ये फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ये इनिशियल है, तो फाइनल 5 माइनस 2 1 2 3 माइनस 4, तो हो गया 5 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। ये आपका 3i माइनस 5j प्लस 5k डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। समझ गए? अब इसी का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स यहां पे क्या आ गया, 5i प्लस 2j प्लस 7k, तो डॉट प्रोडक्ट लीजिए फटाफट से। देखिए i का i के साथ तो ये हो गया 15, j का j के साथ माइनस 10, k का k के साथ प्लस 35, तो देखिए क्या आ गया 5 और 35, ये आ रहा है 40 जूल बेटा। यस, तो द आंसर इज 40। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। यस, तो देखिए मेंस में पूरे स्कोर करना है, ये सवाल में पूरा स्कोर करोगे तब मजा आएगा। ये सवाल देखिए क्या है आपका, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का यहाँ पे फंक्शन दिया था। अब देखिए फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोर्स का फंक्शन देखिए x² y(i) प्लस y² j, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको सिखाया है dxi प्लस dy(j). अब अगर आप देखेंगे f डॉट ds जब आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा x² y dx प्लस y² dy, तो ये इंटीग्रेशन तो आपको दिख रहा है y³ 3 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहाँ पे x भी है y भी है,
ये पूरा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए था, तो यहां पे आप अटक जाओगे। तो इसीलिए आपकी उलझन को सॉल्व करने के लिए इसने दिया है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 पे चल रहा है, तो इस लाइन पे ये मोशन कर रहा है। वर्क डन बताना है, डिस्प्लेसमेंट 0,0 से 4,2 तक जाते हुए और नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन मेरा डायरेक्ट हो जा रहा है, वाई क्यूब बाई 3, और y की लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 से 2, सिर्फ y की लिमिट। तो ये हो गया 0 से 2, तो ये देखिए 2 का क्यूब 8/3, ये मेरा एक टर्म सॉल्व हो गई। दूसरी टर्म सॉल्व करने के लिए मेरे को सिंगल वेरिएबल में लाना था, तो मैं y को हटा दूंगा। तो आपको देखो क्या दिया था इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y आ जाएगा 10 माइनस एक्स। इसे मैं यहां पे रख दूं, ठीक है, y की जगह। तो आप देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, दो अलग अलग टर्म बना लो, 10x स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इस तरीके से आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया 10x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4/4, ठीक है। अब x की लिमिट बताइए जरा क्या थी, x की लिमिट है 0 से 4, ठीक है, वो यहां पे पुट कर दीजिए जल्दी से, 0 से 4। तो यहां आपको देखिए क्या मिलेगा, ये 4 का क्यूब 64/3 माइनस ये देखिए 4 का क्यूब बचेगा, 4 की पावर 4/4, 4 का क्यूब बचेगा। ये आपके पास सेटअप है, ठीक है। तो 640 प्लस 8, 648 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 64, इसे करें देखें होता है क्या, 216। तो 216 में से 64 अब आप सिंपली माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए आपका क्या बना, 152 जूल। दैट्स इट बच्चों। तो इसका आंसर आपके सामने है 152 जूल। इस तरीके से ये सवाल पूरा सॉल्व होना था। ये देखिए स्टेटमेंट वाइज सवाल, इसमें बच्चे पता नहीं उलझ के गलती करके आ जाते हैं, बट दिस इज अ वेरी इजी सवाल। देखिए, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग बकेट ऑफ वेल आउट ऑफ वेल बाय द मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। देखो मैन ऊपर खींच रहा है, तो मैन टेंशन लगा रहा है, तो ये जो टेंशन है ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ ना मैन का। ये कह रहा है नेगेटिव, ये गलत स्टेटमेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट आउट ऑफ द वेल इज नेगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये सही है। वर्क डन बाय बकेट नेगेटिव, वर्क डन बाय mg नेगेटिव है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव, गलत। फ्रिक्शन तो अपोज कर रहेगा स्लाइडिंग को, तो बॉडी पे नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। देखिए फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स, और आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चला रहे हैं, तो वर्क डन तो होगा ना, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव, तो ये गलत हो गया। यहां पे नेट वर्क डन बोलता 0 है, तब फिर भी बात समझ में आती। ये तो बाय अ फोर्स पूछ रहा है, एक सिंगल फोर्स के कारण। अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन रफ, क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तो फोर्स का वर्क डन तो होगा। टोटल वर्क डन 0 होता, लेकिन फोर्स का वर्क डन होगा। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव, ये सही बात है, एयर रेजिस्टेंस अपोज करेगा मोशन को नेगेटिव, तो बी और ई ही सही है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए अब ग्राफ दिए हैं आपको, और आपसे पूछा है किस केस में वर्क डन ज्यादा है। ये आपसे 2022 26 जून इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अब देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। यहां पे अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो ये एरिया A1 सब में सेम है, ये एरिया A1 सब में सेम है, ठीक है। आ जाओ,
ये एरिया A2 भी सब में सेम है। आप देखो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट देखो सब में सेम है। एक छोटा बड़ा डायग्राम से घबराना नहीं, x0 से x1 है और ये f है, वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे। तो आप देखो ये वाला सेटअप सब में सेम है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सेटअप आया है, इसे नाम दे देता हूं मैं A3। यही A3 यहाँ पे भी देखने को मिला, यही A3 यहाँ पे भी देखने को मिला। फिर इसमें एक और एक्स्ट्रा सेटअप A4, ये x3। अब ये सेटअप सिमिलर है तो ये भी A4। समझ गए? ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो 1 का वर्क डन कितना हो गया? A1 नेगेटिव प्लस A2। 2 का वर्क डन A1 नेगेटिव प्लस A2 प्लस A3। 3 का वर्क डन माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। और 4 का वर्क डन माइनस प्लस A1 माइनस A2 माइनस A3 प्लस A4। ठीक है, ये देखिए तो सबसे ज्यादा देखिए 3 में मिल रहा है मेरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय 3 सबसे ज्यादा हो गया। समझ गए? अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखिए इससे ज्यादा वर्क डन इसका है क्योंकि इसमें A3 ऐड हो गया। तो W, ये कौन सा केस है? 1 2, ये W2 है, 1 2 3 4। तो W2 जो है वो W1 से ज्यादा है। अब इन दोनों का कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको पता है A4 छोटा है, A3 बड़ा है, डायग्राम से दिख रहा है। तो इसमें नेगेटिव जोन ज्यादा है। A1 A2 तो सेम है, ठीक है, A3 प्लस में जोड़ा, इधर A3 माइनस में जोड़ा। A4 जरूर जोड़ा है प्लस में, बट प्लस में छोटी टर्म है तो ये ओवरऑल माइनस में ज्यादा है। तो W2 इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। फिर W1 इन दोनों में से ये नेगेटिव में है, ठीक है, और फिर लास्ट में W4। मैं ये मान रहा हूं कि यहां पे ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव आई यहां पे, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर होगा। आई बात समझ में? तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन, इस प्रकार से ये सवाल आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब आपको मिला। अगला सवाल फटाफट से, अब ये देखिए ये चेन वाला सवाल है। इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। यहां पे ये चेन है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक यूनिफॉर्म चेन है, मास m l लेंथ की, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी, इतना पार्ट हैंगिंग है बिलो द वेज। तो ये हिस्सा L/N बिलो द टेबल हैंगिंग है। अब इसको ऊपर खींच के लेके आना है, बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका आपका है कि फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करिए। जितना फ्रिक्शन वर्क डन करेगा उसको अपोज करना है। एक तो ये फ्रिक्शन है कि नहीं है, फ्रिक्शन है कि नहीं है, आपको क्या बोला है? फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में जानकारी नहीं, mg के बारे में है। तो mg का यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फ्रिक्शन वाला केस में अगले डायग्राम, अगले क्वेश्चन में बताता हूं। ये देखिए ये जो पोर्शन है हैंगिंग, इसका मास वेरी होता जाएगा, ऊपर जाते जा रहा है, तो हैंगिंग का mg वेरी हो जाएगा तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है। एक तो ये होगा वेरिएबल mg का इंटीग्रेशन, या फिर आप सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बता दीजिए। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय mg होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे देख लीजिए। mg का वर्क डन सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे देख लीजिए। देखिए इस हिस्से का मास क्या होगा? m/m, ठीक है, इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास बीच में होगा यानी कहां हुआ? देखिए यहां पे आधी लेंथ पे, L/2n पे होगा। और इसको ऊपर कितना उठाना है? तो सेंटर ऑफ मास को ऊपर उठाना है L/2n। mg नीचे है इतना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बस इस पूरे हिस्से के सेंटर ऑफ मास का वर्क डन देख लीजिए। तो mgh, ये बेटा आपका आंसर है। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, उतना ही वर्क डन आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए पॉजिटिव करना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। तो ये हो गया mgl
अपॉन 2n²। आया समझ में? तो ये किससे मैच हो रहा है? ये देखिए मैच हो रहा है ऑप्शन 1 से। आया बेटा समझ में? इसी तरीके से मैं आपको अब एक फ्रिक्शन वाला वर्क डन निकालने का सवाल कराता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए आप सेटअप क्या है। यहां पे ये एल लेंथ मास m की चेन थी, इस तरफ स्मूथ था, ए पॉइंट के बाद रफ हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, आफ्टर ए रफ है। अब आपसे पूछा है कि स्लोली इसको इस तरफ ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा। वर्क डन बाय एफ, पूरी रॉड को रफ सरफेस पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस मूव करो जब आप, तो आपका एक्स हिस्सा यहां पे आ गया। इस हिस्से का मास कितना है बताओ? m/l इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का मास m, तो x लेंथ का मास ही। नॉर्मल कितना है इस हिस्से पे? इंटू जी, mg। और फ्रिक्शन कितना है? इंटू म्यू, म्यू इंटू नॉर्मल, ये फ्रिक्शन है। ये इस हिस्से पे फ्रिक्शन हो गया। आई बात समझ में? अब ये फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल फ्रिक्शन है। तो वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन फ्रिक्शन डॉट ds, तो म्यू m/l इंटू एक्स जी डी एक्स, तो ये हो गया म्यू mg/l x²/2। ठीक है, लिमिट देखिए, x क्या है? रफ पे लेंथ, रफ पे लेंथ कितनी है अभी? 0। पूरा लेके आना है कंप्लीट, तो 0 से l। तो आप देखिए आपका आंसर आ गया म्यू mg l²/l, एक l बचेगा बाय 2। अगर आपसे फ्रिक्शन का वर्क डन पूछे तो इसका नेगेटिव बताना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेगा तो माइनस साइन के साथ बताओगे, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? नेगेटिव। अगर आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछेगा तो इसी का पॉजिटिव बताना। इस तरीके से ये सवाल आपको करना था। वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा प्लस म्यू mg l/2। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ऐसा है कि ये टेबल है जो रफ थी, चेन है जो हैंगिंग थी, यूनिफॉर्म चेन है m मास l लेंथ की, यानी अब आपको इसको ऊपर खींचना है स्लोली। ठीक है, चेन को ऊपर लेके आना है, तो आपको फ्रिक्शन के वर्क डन को भी अपोज करना है, mg के वर्क डन को भी अपोज करना है। तो वर्क डन बाय f बताना टू स्लोली पुल द चेन अपवर्ड्स, स्लोली पुल चेन अपवर्ड्स। समझ गए बेटा? ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना। चलो अब आगे चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना इजी सवाल है। आपसे बोला है एक ऊपर से नीचे, एक ये डायरेक्ट लेके आ रहे हैं, इतनी हाइट डायरेक्ट लेके आ रहे हैं और इतना ही वजन ऐसे लेके जा रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन, हाइट सेम है। पूछा है mg के वर्क डन का रेशियो बताइए। अरे भाई mg सेम है ना, वजन सेम है, हाइट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में सेम है, तो वर्क डन सेम है, दैट्स इट। चलिए आगे चल रहे हैं, अब कुछ अच्छे सवाल हो जाएं। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बता देता हूं। आ जाओ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बता देते हैं। सुनिए, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे रास्ता स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, कर्व्ड, पैराबोलिक, जिगजैग, कैसा भी रास्ता हो, रास्ते पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बस। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टी, वर्क डन सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा। क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 है, मतलब जहां पे हो वहीं पे घूम के आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन इसमें 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। एग्जांपल इसके क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स होगा, वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कांस्टेंट फोर्स, इन फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, अब आपको एक सेंट्रल फोर्स भी मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा, वो सेंट्रल फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है,
और याद रखना इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे होगा, नॉन कंजर्वेटिव। अलग अलग रास्तों में अलग अलग वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। स्ट्रेट लाइन में अलग हो सकता है, सर्कुलर, पैराबोलिक, जिगजैग, अलग अलग रास्तों में अलग अलग वर्क डन हो सकता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। फोर्स का फंक्शन क्या है, रास्ता क्या है, उस पर डिपेंड करेगा वर्क डन क्या आ रहा है। वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ पे जीरो नहीं बोलोगे आप। यस, वर्क डन जहां खड़े हुए वहीं पे वापस आ गए तो रास्ता तो कवर किया ना आपने, उस रास्ते में हर हिस्से में वर्क डन हो रहा होगा, तो वो वर्क डन पूरा आपका जीरो नहीं बोल सकते आप। पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए नहीं डिफाइन कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी हीट, साउंड, यहाँ पे देखो ये फोर्सेस कैसे, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये ना जो वर्क डन करते हैं ये फिर वर्क डन हीट लॉस में चला जाता है। ठीक है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। और देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर वेरिएबल फोर्स आए तो आप कैसे पहचानोगे कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व विदाउट पाथ, विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ, विदाउट इक्वेशन ऑफ पाथ, तब इसे हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। देन इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? अगर आपको रास्ता पता ही नहीं है फिर भी आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आइए अगला सवाल देखिए, आते हैं वापस इस सवाल पे। यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात। फोर्स क्या दिया है देखो, फोर्स दिया है y के साथ i कैप, x के साथ j कैप। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या था, dxi प्लस dyj। वर्क डन के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखिए वो आ रहा है माइनस के बाहर y dx प्लस x dy। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा माइनस के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। अब ये बच्चों एक बहुत स्पेशल फंक्शन है, ये ध्यान रखना आप सब, मैं आपको सिखा दूं। अगर आपका x dy अकेला होता तो ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता था जब तक मेरे को रास्ता नहीं पता है। ऐसा ही एक सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। अगर आपका y dx होता तो ये भी मैं नहीं सॉल्व कर सकता था जब तक रास्ता नहीं पता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फंक्शन हो जाती। लेकिन अगर x dy प्लस y dx हो तो बड़ा मजा आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन है x इंटू वाई, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे ना प्रोडक्ट रूल का लफड़ा है। अगर x y वाली टर्म है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, तो dx इंटू वाई प्लस फिर y का डिफरेंशिएशन और पहला एज इट इज। यस, तो आप देखो एक के डिफरेंशिएशन से दो टर्म बनी, इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा एक्स वाई। इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई देगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये देगा, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो याद रखना इस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू वाई। अब लिमिट्स, लिमिट्स भी देखो कैसे लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का, कहां से कहां, a,0 से a,a। तो आप लिखोगे हायर लिमिट a इंटू ए, लोअर लिमिट a इंटू 0। तो a इंटू 0 0 हो गया, आंसर आ गया माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन सी। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखिए, mg का वर्क डन पूछता है अलग अलग रास्तों से a से b ले जाने में, तो mg कंजर्वेटिव है तो हर रास्ते से वर्क डन सेम होगा। अगला सवाल ये देखो, टाइम के साथ डिपेंडेंट फोर्स है। टाइम के साथ डिपेंडेंट फोर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखिए। फोर्स ये है, मास क्या दिया है बेटा 10, तो मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन ये आ गया। एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं dv बाई dt, तो यहां पे dv आ गया टाइम dt इंटीग्रेट कर दिया, तो v आ गया t स्क्वायर बाई 2। इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो प्लस c 0 आ जाएगा। अब ये देखो ध्यान से समझना, ये v आया है, v को लिखा सर ने ds बाई dt,
अब dt उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ds बेटा आपको मिल गया। ये मेरे को ds चाहिए, क्यों ds चाहिए आओ बताता हूं। वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ ds आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए फोर्स तो आपको पता है 10t, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में ds चाहिए, ds s नहीं चाहिए, ds चाहिए। इंटीग्रेट करके s आएगा, वो s नहीं रखना है, ds रखना है। तो ds यहां रख दो तो आपको देखो क्या मिला, 5 इंटीग्रेशन t क्यूब dt। तो ये हो गया 5t की पावर 4/4। लिमिट क्या बेटा इसकी, लिमिट 0 से 2। तो ये हो गया 2 की पावर 4 16, 16/4 4, 4 इंटू 5 20। तो आंसर हो गया इसका 20 जूल। आया समझ में बेटा, इस तरीके से सवाल होगा। जल्दी से सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल देखिए, अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, एक एक करके मैं सवाल आपको ये सिखाऊंगा। सबसे पहला सवाल, यहां से आप यहां पे जा रहे थे, अब दो फोर्स आपके देखिए स्पेशल हैं, F1 हमेशा y में है, F4 हमेशा x में है। सुनना मेरी बात, एक फोर्स है F1 जो कांस्टेंट फोर्स है हमेशा y डायरेक्शन में, एक फोर्स है F4 जो कांस्टेंट फोर्स है हमेशा x डायरेक्शन में। अब आप मेरे को बताओ कि y डायरेक्शन में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है और x डायरेक्शन में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है। देखो F1 सिर्फ y का फोर्स है, उसको सिर्फ y के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, मल्टीप्लाई सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। F4 x का फोर्स है, उससे x का ही डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये एक सर्कुलर आर्क थी और रेडियस r था, तो ये देखिए ये पूरी लेंथ कितनी, रेडियस के बराबर। तो F1 का वर्क डन हो गया F1 इंटू r। ये लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर, तो F4 का वर्क डन हो गया F4 इंटू r। इन सब का मैग्नीट्यूड सेम दिया था, तो F1 का वर्क डन Fr, तो A मिला R से, और F4 का वर्क डन Fr ये भी मिला R से। समझ गए। चलो अब आगे चल रहे हैं। अब दो स्पेशल फोर्सेस, एक फोर्स है हमेशा पॉइंट बी की तरफ पॉइंटेड, ये फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स कहलाता है। जब भी पॉइंट फिक्स हो और आपका फोर्स कहीं भी आप जाओ इसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक ही पॉइंट की तरफ फोकस्ड होते हैं। वैसे ही आपको बोला था कि ये फोर्स F2 जो है हमेशा बी की तरफ फोकस है। इधर हो तो ऐसा लगेगा, इधर ये देखिए हर वक्त उसका डायरेक्शन चेंज होगा और एक ही पॉइंट की तरफ फोकस्ड है। ऐसे फोर्स होते हैं सेंट्रल फोर्सेस, और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अभी तो इसमें कांस्टेंट दिया था। सेंट्रल फोर्सेस बेटा याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी वर्क डन जो है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बताना जरा मेरे को, ठीक है। अब अगर इस रास्ते से जाओ तो भी वर्क डन सेम, इस रास्ते से जाओ तो भी वर्क डन सेम, ऐसे ऐसे घूम के जाओ तो भी वर्क डन सेम। अगर आप इस रास्ते से जाओ तो भी वर्क डन सेम। इस रास्ते से जाने का फायदा क्या है, फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गई, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में r√2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के r√2, तो ये वाला फोर्स आ गया वर्क डन फोर्स इंटू r√2। आया समझ में, √2 ऑप्शन पी से मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं F3 फोर्स का। F3 ऐसा फोर्स है जो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन आओ मैं आपको सिखा दूं। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन, सोचो ये है रास्ता, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, वो टेंजेंट कहलाऊंगा ds, छोटा सा फोर्स F इधर। अब ये फोर्स इस तरफ चेंज होता जा रहा है, फोर्स का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है आपको दिया है, डायरेक्शन फोर्स का चेंज होते जा रहा है। छोटे छोटे हिस्से में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हमने देखे, वो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होंगे। अब वर्क डन आप क्या बोलोगे, छोटा सा वर्क डन,
इस हिस्से में f डॉट ds मॉड f मॉड ds इंटू कॉस, एंगल इनके बीच में 0 डिग्री, तो ये हो गया मॉड f मॉड ds। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आपको वर्क डन देगा। खास बात क्या, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो फोर्स बाहर आ गया, फोर्स बाहर आ गया, तो फोर्स बाहर आने से देखिए क्या हुआ, वर्क डन। फोर्स का मैग्नीट्यूड बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर मिला मॉड ds। अब देखो मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ds जब भी होगा तो वो आपको देगा डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका मॉड f इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है बेटा हमारा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगी बेटा, जल्दी से नापो फटाफट से, तो आर्क लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ये देखिए 2 पाई आर का चौथाई भाग है ना, 2 पाई आर बाय 4 या पाई आर बाय 2, तो ये वाला हो गया f इंटू पाई आर बाय 2। ये इसका वर्क डन किससे मैच कर रहा है, s से। तो ये आपके आंसर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज हम सीखे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप कर्व्ड रास्ते में जा रहे हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया x डिस्टेंस और y h। वर्क डन बाय mg पूछे तो mgh, ऊपर जा रहे हो तो माइनस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मैं एक छोटा सा रास्ता ले लेता हूं, ये ds टेंजेंशियल, मैं एक छोटा सा रास्ते का इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूं, तो इसके अलोंग जा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन आप क्या बोलोगे, mg cos थीटा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। खास बात क्या है, ये वेरिएबल है थीटा, तो हर बार थीटा बदलता जा रहा है। इस रिश्ते पे, छोटे से भाग पे फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा भाग पे चलो मैं देख लेता हूं, अभी इंटीग्रेशन पे नहीं जाता। तो वर्क डन आप लिखोगे, डिस्टेंस ds है, फ्रिक्शन अपोजिट है तो माइनस, ये रहा। अब इंटीग्रेट जब आप करोगे तो माइनस म्यू mg बाहर, ds cos थीटा का इंटीग्रेशन बना। अब ये थीटा वेरिएबल है और डिस्टेंस का थीटा के साथ फंक्शन नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो यहां पे हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, ds cos थीटा, ये इसका कंपोनेंट, cos कंपोनेंट क्या आ रहा है, वो x की लेंथ आ रही है, dx, मानते हो ये बात। तो dx cos थीटा क्या हो गया, dx। अब ये इंटीग्रेशन करना कितना आसान है ना, सिर्फ x की लेंथ हो गई बस ये, तो आंसर हो गया माइनस म्यू mg इंटू x की लेंथ। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो बड़ा ही शानदार सवाल यहाँ पे करते हुए, और ये था हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल। तो बताना सेशन कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।